हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। मैं सुमान आज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना वो है कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे पहले टॉपिक में। दूसरा है एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिगिनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत कब हुई थी, और सेकंड नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, थर्ड में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स, कितने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटरों की स्थापना की गई है, कौन कौन से हैं वो। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेसेसरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकम्बिनेशन इन नेचर, होमोलॉगस डीएनए रिकम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे आगे डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्निक क्या है। ठीक है, प्रिपेयरिंग डीएनए सेगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर इन होस्ट सेल, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, ऑब्टेनिंग क्लोन्ड फॉरेन जीन फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकम्बिनेशन एंड प्लाज्मिड्स, रिकम्बिनेशन क्या है एंड प्लाज्मिड क्या होते हैं, यूजेस ऑफ प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड के कौन कौन से उपयोग हैं। ठीक है, वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वेक्टर क्या है और इसके कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टी क्या है। कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स, जो सामान्यतया जिन वेक्टरों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये सारी चीजें थी एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जीवों, मानव कल्याण एवं उत्थान हेतु जैविक तंत्रों या अभिक्रियाओं का अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी को और सरल भाषा में समझने के लिए हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या एल्गी या फिर कि कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं, तो मानव क्या है, इन सारी चीजों का या इनके उत्पादों का उपयोग प्राचीन काल से ही करते हुए चला आ रहा है। और अब क्या है कि इंडस्ट्रियल स्टेज पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर इन्हीं प्रोडक्ट्स को उत्पादित करने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जाता है या जिस प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वही हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो जैसे कि प्राकृतिक औषधियां हुई, डबल रोटी जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रेड यानी कि शराब या फिर मदिरा कह लीजिए, पनीर, सिरका आदि का निर्माण जो है ये सब किस में आता है, ये आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चलता है आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि परखनली शिशु का जन्म। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। जीन का संश्लेषण एवं उपयोग यानी जीन सिंथेसिस, डीएनए टीके का उत्पादन, प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण, आनुवांशिक पदार्थ में जीनी हेर फेर की प्रक्रिया, दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सारे प्रक्रम जितने भी हैं सब किसमें हैं, बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं। तो चलिए देखते हैं। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल इरेकी। ठीक है, ये जो टर्म था बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज किया गया कार्ल इरेकी के द्वारा 1919 में, जिसका अर्थ है मीनिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन विद द एड
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का एक ब्रॉड एरिया है, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम, कई सारे लिविंग सिस्टम्स को इन्वॉल्व है इसमें, एंड ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व है क्या करने के लिए, टू डेवलप और मेक प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टूल्स एंड एप्लीकेशंस इट ऑफन ओवरलैप्स रिलेटेड साइंटिफिक फील्ड्स। इन द लेट, आगे देखते हैं, इन द लेट ऑफ 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी, कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड हुई या बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेंड हुआ। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुए, जैसे कि न्यू एंड डाइवर्स साइंस, जीनोमिक्स, रिकम्बिनेंट जीएनए टेक्निक, अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल थेरेपीज, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारे प्रक्रम जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही इन्वॉल्व होने शुरू हो गए, या हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेंड किया, ठीक है, आगे बढ़ा, इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड हुई। आगे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द बेसिक बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोटेक्नोलॉजी कुछ बेसिक बायोलॉजिकल साइंसेज पर डिपेंड या फिर बेस्ड है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एंड कन्वर्सली प्रोवाइड्स द मेथड टू सपोर्ट एंड परफॉर्म बेसिक रिसर्च इन बायोलॉजी, ठीक है, कुछ बेसिक रिसर्च के लिए भी ये परफॉर्म करता है बायोटेक्नोलॉजी। EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक संस्था है जिसने बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित करने का प्रयास किया है या परिभाषित किया है। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है कई सारे नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड और उसके प्रकार का, जो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल में चेंजिंग कर करके इन सभी चीज़ों को, चाहे वो नेचुरल साइंस की चीज़ें हों, ऑर्गेनिजम्स हों, सेल्स हों और सेल्स के पार्ट्स हों, उनमें मॉलिक्यूलर लेवल पर सुधार करके या फिर चेंजिंग करके जो पूरी प्रक्रिया है चेंजिंग करने की, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे डिफाइन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बात करते हैं एरिया की बायोटेक्नोलॉजी की, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ है अब तक वो है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसके फादर कौन है, लुईस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। सेल बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि कोशिका विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और बायोप्रोसेसिंग, ये सारे क्षेत्र हैं, ये सारे एरिया हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी विस्तृत हो चुका है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत क्या कब से हुई। तो अगर हम इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1982, 1986 और 1988। ये 3 डेट्स आप रिमेंबर किए रहिएगा क्योंकि ये कई सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 1982 में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं कि 1982 में एक अधिवेशन हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो कि मैसूर कर्नाटका में हेल्ड हुआ था, ठीक है। मैसूर कर्नाटका में 1982 में इंडियन साइंस कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और ये 69th अधिवेशन था, याद रखिएगा 69th अधिवेशन था, जिसमें NBTV का पहली बार गठन किया गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को की महत्वता को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए एक NBTV का गठन किया गया था। NBTV यानी कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है। NBTV सबसे पहली बार गठित हुआ था 1982 में इंडियन साइंस कांग्रेस के 69th अधिवेशन में, जो कि मैसूर कर्नाटका में हेल्ड किया गया था, ठीक है। 1986 की बात करते हैं तो 1986 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी 1986 में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। 1988 और भी महत्व रखता है 1988, क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन, जो कि पूरे विश्व में अपना महत्व बनाए रखे हुए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके द्वारा 1988 में ICGEB का पहली बार दिल्ली में स्थापना किया गया था। ICGEB यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी।
पहली बार दिल्ली में यूनाइटेड नेशन द्वारा 1988 में ICGEB यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर BRC, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BRC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसमें कुछ जो सेंटर्स हैं उनकी स्थापना की गई थी, जैसे कि नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल कहाँ पर है, किस स्टेट में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर। दूसरा है इंडियन वेटरनरी रिसर्च सेंटर, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र, यानी कि ये इज्जत नगर में है, जहां पर ट्रेन के इंजन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये लास्ट है, थर्ड है, जो कि न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो ये 3 ही रिसर्च सेंटर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, जिनकी स्थापना उस समय के दौरान की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर मुख्यतया देखा जाए तो 2 प्रक्रम शामिल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार से देखते हैं। चलिए, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस तकनीक के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ यानी कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स है DNA और RNA के रसायनों में परिवर्तन करा के, इनका कन्वर्जन कराया जाता है, किसमें, रसायनों में परिवर्तन करा के इसे परपोषी जीव पोषक में प्रविष्ट कराते हैं, जिससे कि इनमें फिनोटिपिक चेंज हो सके। किसमें प्रवेश कराएं, एक होस्ट में इंसर्ट करवाएं, जिससे कि इनमें फिनोटिपिक चेंजेस हो सकें। और इस प्रक्रम में हम जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग करते हैं, जीन क्लोनिंग या फिर जीन ट्रांसफर का उपयोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान। क्या करने के लिए, रिकम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन करने के लिए। और रिकम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन करने के बाद कुछ जीवों में स्थानांतरण करके उत्कृष्ट एवं उपयोगी लक्षण वाले कुछ जीवों का निर्माण किया जाता है। और ऐसे विकसित इस पूरी प्रक्रिया से जो नया मतलब जीव बना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं GMO, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, GMO। ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल। और अगर हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, यानी कि रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, तो इस प्रक्रिया में रोगाणु रहित वातावरण बना के, डिजीजलेस इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, बना करके उसमें केवल उपयोगी सूक्ष्म जीवों अथवा सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में वृद्धि करके अधिकाधिक मात्रा में लाभप्रद जैव प्रौद्योगिकी पदार्थों या उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बेनिफिशियल बायोटेक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है अधिकाधिक मात्रा में, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, एंजाइम्स का फॉर्मेशन, वैक्सीन्स का फॉर्मेशन, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में शामिल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी की नेसेसरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में जो आवश्यक प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीन बैंक एंड जीनोमिक लाइब्रेरी। सबसे पहली बात कि इसमें जीन बैंक और जीनोमिक लाइब्रेरी की स्थापना करना जरूरी होता है। रिकम्बिनेंट DNA से ही जीन का ट्रांसफर किया जाना चाहिए किसी भी कोशिका में, रिकम्बिनेंट DNA से ही जीन का ट्रांसफर किया जाना चाहिए किसी भी कोशिका में। प्रोडक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बायोटेक मटेरियल्स, और मतलब लाभप्रद बायोटेक मटेरियल्स का प्रोडक्टिविटी उत्पाद करना चाहिए, ठीक है, उत्पादित करना चाहिए। आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी हैज एप्लीकेशंस इन 4 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज। अगर इसके 4 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनकी बात करते हैं, जिनमें हमारा हेल्थ केयर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल विभाग, मेडिकल डिपार्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, कुछ फसलों के उत्पादन और कृषि, ये हमारा दूसरा था इंडस्ट्रियल एरिया। थर्ड है इन्वायरमेंटल यूज, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का पर्यावरणीय विभाग में जो उपयोगिता हो, ठीक है। एंड नॉन फूड, यानी कि इंडस्ट्रियल विभाग में जो नॉन फूड कॉर्पोरेशन है, इसमें यूजेज ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्शन। ये हमारे 4 मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज थे किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी के 4 मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। तो पहला देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसा कि पहला एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डिपार्ट में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही उपयोग है, ठीक है।
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में भी इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग है। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हमने पीछे पढ़ा ही है, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन दोनों में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्व है। फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स, खास करके जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो इसी पर आधारित ही है। फूड प्रोसेसिंग एंड बीवरेज फॉर्मेशन, केमिकल एंड बायोकेमिकल, कई सारे फूड बीवरेज फॉर्मेशन में भी इनका यूज होता है। केमिकल एंड बायोकेमिकल क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी की यूटिलिटी है, उपयोगिता है। जो हमारा थर्ड है यानी कि नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जनरेशन से, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा ही होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो उनमें डीएनए और आरएनए होते हैं कई में, लेकिन जो हमारा मुख्य जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल में अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन करके किसी भी चीज में बदलना है। तो डीएनए में जो हम अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं वो पूरा प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है, जीन मैनिपुलेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में जितने भी उसमें तोड़ फोड़ कर, जोड़ कर, किसी भी तरीके से उनमें जो चेंजिंग की जाती है वो पार्ट हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन या जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने को ही हम क्या कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन कहते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन उद्देश्य जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना है। इसके लिए आनुवंशिक पदार्थों का कृत्रिम संश्लेषण, दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को या फिर जोड़कर या फिर डीएनए का निर्माण करके, डीएनए की मरम्मत करके, डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर या फिर उन्हें इरेज करके, हटा करके, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार डीएनए अणुओं का संश्लेषण किया जाता है। और यही हमारा होता है आर्टिफिशियल सिंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आनुवंशिक वैज्ञानिक जीन की रचना में सुधार करके या विकृत जीन को हटा करके मानव जाति को आनुवंशिक रोगों से लाभ दिला सकेंगे। जो हमारा जिसमें जैसे कई सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो मतलब जेनेटिकल होते हैं, तो उनमें सुधार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। ठीक है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही रोल हो सकता है, भूमिका हो सकती है। ठीक, अगर आगे देखते हैं तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक तथा डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यानी कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के नाम से जानते हैं। और इसमें जो डीएनए यूज में लिया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए नोन एज आल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं यदि हम प्रकृति में डीएनए पुनर्संयोजन या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर। ठीक है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर ये क्या होता है, डीएनए पुनर्संयोजन का अर्थ है डीएनए के किसी भी खंड को या किसी भी खंड के क्रम में परिवर्तन करना, ये हमारा क्या होता है, डीएनए पुनर्संयोजन या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन। जीवों में जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के समय जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर बोलते थे, ये ही एक मेन कारण था जीन के डिफरेंशिएशन का। किसका कारण था, क्रॉसिंग ओवर ही एक मेन रीजन था जीन के डिफरेंशिएशन का। और डीएनए पुनर्संयोजन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो जातियों के डीएनए का संयोग कराने की आवश्यकता हो। दो जातियों के डीएनए को यदि हम मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, दो जातियों के डीएनए हैं, इन्हें हम जोड़ करके किसी एक मिक्स डीएनए या फिर नई जनरेशन को बनाना चाहते हैं, तो ये पार्ट हमारा डीएनए पुनर्संयोजन, इसमें हमारा यूज होगा, डीएनए रिकॉम्बिनेशन यूज होगा। ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने 1970 में मैक्सिकन गेहूं की बात कर रहा है, मैक्सिकन गेहूं में आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा सुधार करके फसल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर इवोल्यूशन की, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के क्रम में भी अनेक बार जाति से दूसरी जाति में जीन्स का आदान प्रदान किया गया है।
इसी कारण जैसे कि गेहूं, कपास, मक्का, चावल आदि में अनेक किस्में पाई जाती हैं जो प्रकृति में डीएनए पुनर्संयोजन को स्पष्ट करती हैं। तो ये था हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर। ठीक है, अब डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखा, एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिगिनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स, कई सारे रिसर्च सेंटर्स की स्थापना की गई है जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेसेसरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर, यहाँ तक यानी कि 10th टॉपिक तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। बायोटेक्नोलॉजी के एक साथ पूरे टॉपिक्स को कवर करना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कई सारे जीवी एक मतलब कलेक्ट कर लेता है, ज़्यादा जीवी का हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन नेचर तक देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट जरूर करिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा।